एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जो कि केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री की वीडियोज डेली बेसिस पे डलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखो, मोल कंसेप्ट एक ऐसा हमारा टॉपिक है जिसमें हम क्या देखते हैं कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्या उनका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, प्रोटॉन का कितना मास होता है, उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मोल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उन्हीं सबसे जुड़ी हुई आज हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा सबसे जो छोटी यूनिट होती है केमिस्ट्री के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। कि एटम से ही मिलके हमारे क्या बनते हैं, सारे मैटर्स बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट के अंदर, वो आता है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब देखो, जैसे नाम में ही एटम आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, मास आ रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी किसी भी एटम का जो मास होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास कह देते हैं। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। अब एटम के अंदर और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो फेल हो गई थी उसमें हमने मॉडिफाई किए थे कि अब एटम इंडिविजुअल नहीं है, वो भी किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो यानी एटम किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो इसका जो मास होता है, एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एन एटम होता है, वो तीन चीजों का जोड़ होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका ये जोड़ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होती हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे mp क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये जो मैंने mp लिखा है यहाँ पे, ये बता रहा है मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे सारी चीजें लिखते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन, और mn किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। mn है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब ये तो मुझे पता चल गया कि एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, मास ऑफ एन एटम को कहते हैं। और एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को निकालने के लिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी जीरो कर देते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के बराबर होता है। और अगर इसे आप किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 28 में क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। यानी किलोग्राम के अंदर इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इतना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है मास ऑफ प्रोटॉन। इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसके अंदर है, ये तो ग्राम के अंदर है, लेकिन अगर मैं इसे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो इसके अंदर 3 ऐड कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पे 1.66 ना होके 1.767 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर नाम मान लेते हैं 2। और क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो हम कर देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, 1/2। ये कुछ छोटी मोटी टर्म्स चल रही हैं जिनको हमने ऐसे ही याद करना होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हम देख लेते हैं, जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और इनकी वैल्यूज क्या क्या है, देखो प्रोटॉन की वैल्यू थी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये वैल्यू थी इसकी। डिवाइड में इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू थी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। जैसे ही आप इनको सॉल्व करते हैं, देखो किलोग्राम से तो किलोग्राम कट गया, और इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अराउंड 1840 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आती है, यानी अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है और आपसे मास ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो कौन सी रिलेशन आ जाएगी, देखो ये क्या हो जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1840 और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाती है आपकी। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर के रिगार्डिंग।
तो देखो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोमीटर मेनली एक इंस्ट्रूमेंट कह लो या एक यूनिट कह लो जो इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल एटम्स का मास निकालने के लिए। अब स्मॉल एटम कौन कौन से होते हैं, देखो जनरली इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया या कोई एटम हो गया, उनका मास डिफाइन करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात हमने लिख रखी है, इट कैन डिफाइन, ये डिफाइन करता है मास ऑफ स्मॉल एटॉमिक, जो स्मॉल एटम्स होते हैं उनके मास को डिफाइन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और एटम हो गया एटसेट्रा। यहां पे हमने एक और बात नोटिस करनी है, जो जनरली हम किसी भी एटम का जो मास बताते हैं वो AMU के मल्टीपल में बताते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख भी देता हूं हिंदी के अंदर कि जनरली किसी भी एटम का मास, किसी भी एटम का मास यानी कोई भी एटम हुआ उसका जो मास होता है वो किसका मल्टीपल होता है, AMU का मल्टीपल होता है। जनरली किसी भी एटम का मास AMU का मल्टीपल होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। AMU का मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है। अब देखो AMU क्या है भाई, AMU यहां पे नई टर्म आ चुकी है। A का मतलब क्या है, A का मतलब होता है एटॉमिक, M का मतलब होता है मास और U का मतलब होता है यूनिट। यानी किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, और किसी भी एटम का जो मास होता है वो AMU का ही मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी अगर मैं ऑक्सीजन एटम का मास कह रहा हूं तो देखो ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, इसका डबल करते हैं तो 16 कहते हैं, है ना। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16 AMU हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी और एटम का ले लो, जैसे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम मैं कह लेता हूं, नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, इसका डबल करोगे 14, यानी इसका मास हो जाएगा 14 AMU। तो ये AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। और ये किसके बराबर होती है, देखो 1 AMU किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन 12 का जितना मास होता है उसके 12वें हिस्से के बराबर जो मास होता है वो बराबर होता है 1 AMU उसके। इसको हम सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, जैसे मान लेता हूं मेरे पास में क्या है, एक कार्बन की छड़ है और उस कार्बन की छड़ को मैं क्या करूं, अगर मैं 12 टुकड़ों में काट देता हूं और फिर एक टुकड़े का मास अगर मैं मेजर करता हूं तो वो जो मास आएगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 AMU के बराबर आएगा। तो यही बात हमने बताई है कि 1 AMU इसके बराबर होता है। यानी यहां पे जो 16 AMU मैंने लिखा है, यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये इसके बराबर मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पे मैंने जो 14 AMU लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाई 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, इसके बराबर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो मास ऑफ कार्बन 12 होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम, इसके ये बराबर होता है। जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसके बराबर आ जाती है। और जो कि किसका मास है, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं यही मास किसका होता है, यही मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। तो आगे जितनी भी हम बातें करेंगे मोल कंसेप्ट के अंदर वो हम AMU के अंदर ना करके हम ग्राम या फिर किलोग्राम के अंदर करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, अब हम रिलेशन में पढ़ेंगे किसी दूसरे एटम के रिलेशन में कि मास क्या होता है, तो उस टर्म को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, देखो एटॉमिक मास तो हमें पता चल गया, एटॉमिक मास किसका जनरली मल्टीपल होता था, AMU का, ये हमने बता दिया आपको। और रिलेटिव एटॉमिक मास जैसे रिलेशन में पूछ रहा है, यानी मैं कहूं कि मास ऑफ X, यानी कोई X एलिमेंट है, मास ऑफ X रिलेटिव टू Y, यानी Y के रिलेशन में X का क्या मास है रिलेटिव टू Y। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, हम इसे इसी तरीके से लिखेंगे कि मास ऑफ X रिलेशन में किसके, Y के रिलेशन में, है ना। और मास की यूनिट क्या हो सकती है भाई, ग्राम हो सकती है या फिर किलोग्राम हो सकती है, इसकी भी यही होगी, ग्राम हो सकती है या फिर किलोग्राम हो सकती है, यही रिलेशन में होगा। तो यूनिट तो क्या हो जाएंगी दोनों, अगर मास ही है तो दोनों कट जाएंगी। और तो यहां से क्या पता चला कि x का मास y के रिलेशन में क्या है, mx/my, और यूनिट्स क्या हो रही हैं, दोनों कट रही हैं। तो यहां पे ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होती है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज
यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिखाई दे जाए, जैसे मैं कह दूं ऑक्सीजन एटम है और वहां पे आपको दो तरीके से लिखा हुआ दिख जाए, यानी 16 AMU लिखा हुआ दिख जाए और सिर्फ 16 लिखा हुआ दिख जाए, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि ये जो 16 AMU है ये किसकी वैल्यू है, ये तो है एटॉमिक मास की, ये तो एटॉमिक मास की वैल्यू है। और ये जो सिर्फ 16 है ये किसकी वैल्यू है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास की, क्योंकि ये क्या होती है भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो ये किसकी वैल्यू है, रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू है। और यहाँ पे किसके रिलेशन में है, तो जनरली अगर कोई भी रिलेशन नहीं दी गई है तो आप रिलेशन में क्या मान लेते हैं, आप रिलेशन में 1 AMU को मान लेते हैं कि 1 AMU के रिलेशन में कितनी रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो आप कितना बताएंगे, 16 बताएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, मॉलिक्यूल का मास, यानी मास ऑफ ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, उसे हम मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। जैसे मैं कहूं वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अगर मैं सभी एलिमेंट का अगर मैं जोड़ कर दूंगा, उसके जो मास है उसका अगर मैं जोड़ कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाएगा। जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 मास हो जाएगा। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, 8 का डबल करोगे 16 हो जाएगा, यानी इसका मास क्या आ जाएगा, 18। तो 18 किसका मास है, मॉलिक्यूल का मास है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। सिमिलरली जैसे मैं दूसरा एलिमेंट ले लूं, जैसे मैं H2SO4 ले लेता हूं, तो हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 2 का कितना होता है, 2 होता है। सल्फर का 16 नंबर पे आता है, 16 दूनी 32 हो जाता है। ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 4 का कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। तो जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98, है ना। तो ये क्या आ रहा है, ये मास आ रहा है इसका, किसका, मॉलिक्यूल का, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इसका एक तो ये डेफिनेशन हो गई, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। दूसरे तरीके से आप क्या कहेंगे, सम ऑफ, यानी सभी एलिमेंट्स का अगर हम जोड़ कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाता है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा आपका, वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है, आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 18 लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 98, तो इनकी कुछ ना कुछ यूनिट होती होगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है यूनिफाइड मास, यानी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज यूनिफाइड मास। कौन सी यूनिट होती है उसकी, यूनिफाइड मास होती है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू के द्वारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो 18 लिख रहे हैं इसके पीछे क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। 98 लिख रहे हैं इसके पीछे क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है मॉलिक्यूलर मास को, और यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफाइड मास को। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं SO2 का एग्जांपल ले लेता हूं। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे निकलेगा, देखो सल्फर का कितना होता है, 16 पे आता है, तो इसका 32 हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 हो जाता है, 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब 64 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 64 को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 64 AMU, जो हम क्या कह रहे थे कि किसी भी एटम का मास हम निकालते हैं वो AMU का मल्टीपल होता है। सेकंड हम लिख देते हैं 64, जो कि मैं क्या कह रहा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है अगर यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। और थर्ड मैं लिख सकता था 64 म्यू, इस तरीके से, जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफाइड मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तीनों में से बेस्ट आंसर क्या होगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो देखो ये तो एटम के लिए होता है AMU, तो ये तो बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। और ये किसके लिए होता है, ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेशन में पूछते हैं हम, अगर इसकी यूनिट नहीं है तो रिलेटिव एटॉमिक मास है। और ये मास किसका निकाला है हमने, मॉलिक्यूल का निकाला है, तो 16U क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिट आ जाती है इसकी मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इस तरीके से आंसर देने हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा मोलर मास। मोलर मास की क्या यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ग्राम, और इसे हम क्या कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी 1 मोल सब्सटेंस को अगर मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ग्राम में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। और 1 मोल से आप क्या समझते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 1 मोल से हमारा मतलब है, 1 मोल मीन्स, इसका मतलब होता है Na पार्टिकल, और Na क्या होता है, Na होता है हमारा अवोगैड्रो नंबर। तो Na पार्टिकल हो गए, या फिर आयन हो गए, या फिर एटम्स हो गए, ठीक है।
इससे हमारा ये मतलब होता है। और Na क्या है, Na है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है भाई, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 1 मोल का मतलब ये होता है। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास का एक और फॉर्मूला भी होता है। मोलर मास का फॉर्मूला होता है निकालने का, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल भी करेंगे। क्या होता है, मास ऑफ 1 यूनिट, मास ऑफ 1 यूनिट इनटू एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर 1 यूनिट का मास मुझे पता है और उसकी मल्टीप्लाई मैं एवोगैड्रो नंबर से करवा दूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो मोलर मास के बराबर आ जाएगा। यहां पे मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। उससे पहले आप एक नोट करके एक बात लिख लें कि 1 AMU मल्टीप्लाई में 1 Na, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 एवोगैड्रो नंबर की जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं वो किसके बराबर आता है, वो ग्राम के बराबर आता है, 1 ग्राम के बराबर। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई में, और 1 एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी, 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, 1 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि ये नोट करने की बात थी। और हम अगर मोलर मास निकाल रहे हैं तो मास ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा 16, है ना, 16 AMU इसका मास हो जाएगा। तो यहाँ पे AMU लिख देते हैं, ठीक है। और अगर इसकी Na एटम की मास पूछ ली, यानी Na एटम मास अगर आपसे पूछ ले कि इसके Na एटम का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 16 AMU की मल्टीप्लाई करवा देंगे Na के साथ में, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दी। और यहां से आपसे किसका मास पूछ ले, 1 मोल सब्सटेंस का मास पूछ ले, यानी यहां पे मैं लिख दूं 1 मोल सब्सटेंस का अगर वो आपसे मास पूछ ले तो देखो AMU तो है ही, ये मल्टीप्लाई में हमें क्या करवा दिया, Na की मल्टीप्लाई करवा दी। अगर मैं इसे अलग अलग करके लिखूं, जैसे 16 मल्टीप्लाई में 1 AMU लिख दूं और मल्टीप्लाई में Na लिख दूं, तो देखो यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं कि 1 AMU और Na की मल्टीप्लाई किसके बराबर थी, 1 ग्राम के बराबर थी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम मास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि जो हम मोलर मास की बातें करते हैं वो ग्राम के अंदर करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे क्या है, एक है आपके पास में ऑक्सीजन एटम है और दूसरी तरफ मैं मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका जो मास है वो मैं इसको 3 कैटेगरियों में लिख देता हूँ। एक मैं लिख देता हूँ 16 AMU की कैटेगरी में, है ना, एक मैं सिंपल 16 लिख देता हूँ और एक मैं लिख देता हूँ 16 ग्राम। सिमिलरली इसका जो मास हमने निकाला था वो कितना निकाला था, 18 यूनिफाइड मास निकाला था। तो मैंने एक तो इसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिख दिया, एक मैंने सिंपल 18 लिख दिया और एक मैंने लिख दिया 18 ग्राम। और आपसे पूछता है कि जो मैंने अलग अलग टर्म्स लिखी हैं उससे आप क्या समझ पा रहे हैं। तो देखो AMU से तो मुझे समझ में आ गया कि ये किसका मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, यानी एटॉमिक मास के बारे में बातें कर रहा है। और 16 जो मैंने लिखा है इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये किसका मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। और ग्राम में अगर मैंने अंदर लिख दिया तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये इसकी बातें कर रहा है। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे 18U लिख दिया तो ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि मॉलिक्यूल की बातें चल रही हैं। तो ये किसका मास है, ये है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की बातें चल रही हैं, मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे 18 लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। और यहाँ पे मैंने 18 ग्राम लिख दिया तो ये क्या है, मोलर मास है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यूनिट्स देख के आप ये बता सकते हैं कि वो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू बता रहा है या वो मोलर मास की बता रहा है या वो मॉलिक्यूलर मास की बता रहा है। तो ये थे आपके बेसिक कंसेप्ट जिसको हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और जो एटॉमिक मास होती है ये सारी अलग अलग टर्म्स होती हैं, इनकी यूनिट्स भी अलग अलग होती हैं जिनके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।